सो हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। शायद सभी का फेवरेट होगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो कमेंट कर देना फेवरेट है या नहीं है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेटिंग एनी कंपोनेंट्स ऑफ एनी मिक्सचर कि सर कंपोनेंट्स को किसी सेपरेशन में से या सॉल्यूशन में से हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो उसके भैया हमने 3 टाइप्स तो पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस क्लास में? कौन कौन से थे? इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और हमारे पास लास्ट कौन सा था? सेपरेटिंग फनल। तो आज हम उसी सीरीज के अनुसार देखिए हम क्या कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर सेकंड साइंस का 9th क्लास का, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। पहले आप उनको पढ़िएगा, फिर ये जो हमारा आज का लास्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट फोर्थ, उन सभी के बाद में इसको पढ़िएगा आप, ठीक है? वरना आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो आज हमारे पास उसी सीरीज के अनुसार इसका जो फोर्थ पॉइंट है कि सर हमें सेपरेशन से किसी भी कंपोनेंट्स को या मिक्सचर से किसी कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है। तो उसका हमारे पास आज हमारा पॉइंट है, कौन सा है? सब्लिमेशन। इसकी शायद डेफिनेशन सभी बच्चों को आती होगी, जिसने हमारे जो शुरू से क्लास ले रहे हैं उनको सभी को पता है कि सर सब्लिमेशन क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। नॉर्मल सभी को पता है, नहीं पता तो दोबारा जाके चेक कर लो। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो भी नई क्लास अपलोड होगी चैनल पे सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सब्लिमेशन, देखिए आप सभी को पता है कि सर ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड सीधा गैस में चला जाएगा और गैस है सीधा सॉलिड में, विदाउट चेंजमेंट इनटू एनी लिक्विड। कि सर लिक्विड में बदले बिना सीधा सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। अब उसमें से देखिए हम जो अलग अलग कर रहे हैं ना सेपरेशन में से मिक्सचर को, नहीं मिक्स सेपरेशन में से किसी भी सोल्यूट या सोलवेंट को या किसी भी कंपोनेंट्स को, सॉल्यूशन से आप मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो सर सिचुएशन होनी चाहिए उनके पास, ये नहीं कि आप हर में ही आप सब्लिमेशन लगा दोगे, हर किसी में आप क्रोमेटोग्राफी लगा दोगे, नहीं। ये सिचुएशन होती है कि सर इस मिक्सचर में कौन सा हमारे पास टाइप लगेगा, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सॉल्यूशन क्या है। देखिए इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेट कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। कि सर ये जब लगेगा जब हमारे पास एक तो कंपोनेंट होगा मिक्सचर के अंदर जो सब्लिमेबल को फॉलो करता हो, यानी कि जो सब्लिमेबल हो जाए, यानी कि सॉलिड सीधा गैस में बदल जाए। और एक कौन सा होना चाहिए? नॉन सब्लिमेबल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है कफूर, नैफ्थलीन, एंथ्रेसिन और अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास टोटल इसके 4 पॉइंट है जो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब हम समझेंगे विद डायग्राम। देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पर है, हमारे पास भाई एक बीकर है यहाँ पे, ठीक है? नॉर्मल सा बना रहा हूं, ठीक है? ये इसकी नली है, सभी जानते हो गए ऐसे चित्र को, तो भाई नॉर्मल सा बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये हमने इसके भाई क्या कर दी यहाँ पे, हीट, ठीक है? ये हमने हीट कर दी इसके ऊपर, ठीक है? अब देखिए इसके अंदर सॉल्यूशन है हमारे पास, साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है? कौन सा सॉल्यूशन है? साल्ट सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन है। लेकिन उसके अंदर भी सॉल्यूशन के लिए 2 चीज होनी चाहिए। अब उस नमक के अंदर हमने क्या मिला दिया? इसमें कम्फूर, ठीक है? कपूर जो होता है, जो भाई पूजा पाठ में यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे इसमें साल्ट सॉल्यूशन के अंदर मिला दिया टुकड़े कर करके। यानी कि भाई हमारे पास कपूर एक जैसे टॉफी की तरह होता है, ठीक है? खाना नहीं, उसको टॉफी की तरह होता है। हमने उसका क्या करना है, उसको बिल्कुल उसका चूरा बना के, चूरन बना के इसके अंदर मिक्स करना है, नमक के अंदर। अब उसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते अगर हमें ये प्रोसेस नहीं पता है तो। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है विद कपूर के साथ। अब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे, देखिए उससे पहले आपको इसको ऊपर से है ना, इसको यहाँ से कॉटन से ढकना होगा, यानी कॉटन से इसका मुंह बंद करना होगा आपको। अब देखिए उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये गर्म होगा, कपूर और साल्ट जो मिक्स है, जैसे ही ये सॉल्यूशन गर्म होगा, तो यहाँ पे जो कपूर है ना, आप सभी को पता है कि सर ये ऐसा सॉलिड होता है जो सीधा गैस में बदल जाता है। तो इसकी जो है ना गैस यहाँ से बननी स्टार्ट हो जाएगी, गैस बन गई इसकी और ये गई ऊपर तक। लेकिन यहाँ पे हमने कॉटन से इसका मुंह बंद कर दिया, तो देखिए उससे पहले क्या होगा कि ये गैस यहां तक रुक गई। लेकिन जो इसका जो सरफेस नहीं, नली का सरफेस है, हमारे पास जो सरफेस है ये क्या है,
कोल्ड है। जो बीकर है इसका जो बाहर का जो सरफेस है ना ये क्या है, कोल्ड है, यानी कि यहाँ पे इसको हीट मिली तब तो ये गैस में बदल गया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसको यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर मिला यानी कि तापमान इसका यहाँ पे घट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारी गैस किस में बदल जाएगी, सॉलिड में बदल जाएगी और यहाँ पे आगे इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब नमक अलग हो गया और कपूर यहाँ पे अलग हो गया। सो वी कैन से दैट दिस प्रोसेस इज ओनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन टू कंपोनेंट्स, दैट इज सोल्ट एज वेल एज हमारे पास उसके अंदर हो सकता है कंफूर हो सकता है, नेफ्थलीन हो सकता है, एंथ्रासिन हो सकता है और अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। ऐसे होते हैं, समझ में आई बात। ये हमारे पास सब्लिमेशन। अब उसके बाद में देखिए जिस बच्चे को समझ में ना आए कमेंट कर दिया करो ताकि हम उसको आपको दोबारा समझा दें। हमारे पास अब है क्रोमेटोग्राफी। भाई ये क्या होता है, सबसे अलग हटके टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखिए in this process different component of a mixture are separated due to their differential movement in the stationary solvent। किसी ने क्या कह रहा है कि इसमें है ना हमारे पास कंपोनेंट रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे, अब उन्हें हमें अलग करना है उनके मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है, उनके मूवमेंट के हिसाब से कि सर मूवमेंट कैसे करते हैं। सबसे हटके है ना कि सर इसमें मूवमेंट करेंगे सॉलिड पार्टिकल जो उसके अंदर मिक्स है, हमें अलग करना है। अब सॉल्यूट हो जो सोलवेंट हो हमें अलग अलग करना है, ठीक है। सॉल्यूशन है, टू कंपोनेंट है, दो से ज्यादा है, उनको हमें अलग करना है। कैसे करेंगे, किसके साथ मूवमेंट में है वो, स्टेशनरी सोलवेंट की। सर उसके अंदर सोलवेंट है ना, जो पूरा सॉल्यूशन है वो स्टेशनरी है, वहीं पर रखा हुआ है, हमें अलग किसको करना है, दूसरी चीज को जो उसके साथ मूवमेंट में है। अब देखिए इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल क्या निकल कर आ रहा है, इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज करते हैं डाई में से कलर को अलग करने के लिए। जैसे हमारे पास डाई होती है जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं उसको अलग करने के लिए, और एक ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए। जैसे कई ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, ठीक है, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी इंजरियस टू हेल्थ। देखिए अब ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, क्रोमेटोग्राफी का। तो देखिए विद एग्जांपल हम समझेंगे यहाँ पे विद डायग्राम, तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये पेपर है क्रोमेटोग्राफी पेपर है, यहाँ पे इसकी एक लाइन होती है, या हमने भाई खींच दी, वैसे नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे हम इसके इंक के ड्रॉप्स डालेंगे, यानी कि ये कौन सी डाई है, ब्लैक इंक नहीं सॉरी डाई है हमारे पास। हमने यहाँ पे ब्लैक डाई के जो कुछ एक ड्रॉप्स हैं वो इसके यहाँ पे जो लाइन है ना इसके ऊपर हमने डाल दिए। ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है हमारे पास, इसके यहाँ पे लाइन है, उस लाइन पे हमने यहाँ पे, ये लाइन आगे से सूचक होता है कि आपको यहीं पे डालना है, ठीक है। लाइन पे हमने भाई डाई डाल दी। अब इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ब्लैक डाई जो होती है इसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे ब्राउन हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया, ठीक है, ब्लू ब्राउन येलो और भी बहुत सारे होते हैं, ब्लैक तो इसमें है ही पहले से। अब इन कलर्स को हमें अलग करना है, भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम दे दिया सर आपने, तो कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि सर ये सिचुएशन कौन सी है, इसमें कौन सा लगेगा, ठीक है, कभी भी घबराना नहीं है, नॉर्मल से है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर देख कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, यहां तक हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। अब देखिए आपको जो आपने जो क्रोमेटोग्राफ पेपर है ना इसको यहाँ पे आपको हैंग करना है। क्या करना है भाई, हैंग करना है, यानी कि इसको लटकाना है, इसके अंदर टांगना है, इसके अंदर इसको लटकाना है, समझ गए। ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर हो गया, इसको हमने यहाँ पे लटका दिया। अब देखिए इसका जो लास्ट का सिरा है ना ये इस सॉल्यूशन के अंदर डीप करना चाहिए, पूरा नहीं डुबाना इसको, वरना तो सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। इसका लास्ट का जो हिस्सा है ना इसको यहाँ पे टच करवाना है। अब क्या होगा, देखिए हमने पूछा सर मूवमेंट करेंगे। अब देखिए डाई के जो पार्टिकल्स हैं, देखिए ये कागज क्या करेगा, कागज ये नॉर्मल सा है, क्रोमेटोग्राफ पेपर है, ये इस सॉल्यूशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे जैसे ये इस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा तो देखिए इसमें जो है ना ये सॉल्यूशन ये टच करेगा किसको, इस डाई वाले पार्ट को, क्योंकि डाई वाला पार्ट यहां पर था, ठीक है, यहां पे डाई थी। अब ये सॉल्यूशन कागज जो है ये क्रोमेटोग्राफ पेपर इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये पानी इसके अंदर जा रहा है सॉल्यूशन का, ये डाई तक पहुंच गया। अब डाई में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इस सॉल्वेंट के साथ कहां तक रेस कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हो, दोबारा समझा रहा हूं कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को कैसे अलग करेंगे, यानी कि कोई भी कंपोनेंट्स को हम अलग कैसे करेंगे कि सर इसमें जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट होंगे ना उनमें से कई तो सॉल्वेंट के साथ बहुत दूर तक जाएंगे, कई उसका जो साथ है शुरू में छोड़ देंगे, बीच में रह जाएंगे,
और कई क्या करेंगे, जब तक सोलवेंट चलेगा तब तक उसके साथ चलेंगे। यानी कि देखिए यहां पर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास 3 कलर है, ब्लैक, ब्लैक तो है ही, ब्राउन, ब्लू और येलो। अब देखिए क्या होगा, इस डाई के अंदर जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो हमने क्या देखा था, मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का स्टेशनरी सोलवेंट के साथ, यानी सोलवेंट के साथ वो दौड़ लगाएंगे। अब देखिए यहां तक तो पहुंचा हमारा, यहाँ पे ब्राउन कलर पहुंच गया, यहां तक पहुंचा हमारा ब्लू कलर पहुंच गया, और लास्ट तक हमारा कौन सा पहुंच गया, येलो। इसका मतलब हमने डाई, जो हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, डाई था हमारे पास, उसमें हमने कलर्स को अलग कर दिया। कौन से प्रोसेस से, क्रोमेटोग्राफी से। सर देखो ब्राउन अलग हो गया, ब्लू अलग हो गया और येलो अलग हो गया। समझ में आया, ये हमारे पास था क्रोमेटोग्राफी। अब इसके आगे कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास है डिस्टिलेशन, सबसे आसान है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं सबसे आसान यही है। और एक हमारे पास था इवेपोरेशन। कैसे, देखिए डिस्टिलेशन हमारे को ये कहता है, इसके दो पार्ट हैं, फ्रैक्शनल और नॉर्मल डिस्टिलेशन, और दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, सिर्फ एग्जांपल लिखे, इसका मतलब दोनों सेम ही है। देखिए क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड, मिसिबल क्या होता है, जो आपस में घुलनशील हो, मिल जाएं, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मिसिबल लिक्विड यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम पानी के अंदर ऑयल मिलाते हैं, यानी कि इमिसिबल लिक्विड मिलाते, तो वो तो पहले अपने आप ही सेपरेट हो जाते। हमें वो लिक्विड मिलाने जो आपस में घुल जाएं, आराम से मिल जाएं। जैसे हम पानी में दूध मिलाते हैं तो घुल जाता है ना, उसी प्रकार से हमारे पास है एसीटोन और वाटर, इन्हें अलग करना है। अब कैसे करेंगे, हमारे पास प्रोसेस बहुत सारे हैं, दिमाग यूज करना पड़ेगा, कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा डिस्टिलेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम इनको अलग अलग करेंगे। अब देखिए हमारे पास एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री, और इसका होता है भैया आप सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका 56 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए विद एग्जांपल, यानी कि विद डायग्राम से हम समझेंगे इसको। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक हमने ले लिया भाई, वही पहले वाला जो बीकर था हमारे पास नॉर्मल सा, वो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने बीकर ले लिया, ठीक है, ठीक है भाई, बीकर ले लिया। यहाँ पे हमने इसे कंडेंसर लगा दिया, बाद में समझाऊंगा कंडेंसर क्या होता है, ठीक है। और कंडेंसर लगाने के बाद यहाँ पर एक हमने एक और कीप बना दिया ऐसे नॉर्मल सा भाई, ठीक है। हमने एक और कीप बना दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बना दिया हमने। ये हमारे पास क्या है, कंडेंसर है। अब देखिए क्या होगा भाई, चित्र के ऊपर मत जाओ आप लोग, बस इसको समझो आप लोग। देखिए हमारे पास एसीटोन और वाटर है, उनका यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर है, किस किस का, ये एसीटोन प्लस, और दोनों घुलनशील है, मिल रहे हैं आपस में। हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे, हमारा वही प्रोसेस है भाई, हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। हमने क्या दी, इसको हीट दी, ठीक है। हीट देने पर क्या होगा, देखिए यहां पे जो एसीटोन और वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट कौन जल्दी उबलना स्टार्ट करेगा, एसीटोन, क्योंकि देखिए हमें इसको हीट देनी है कितनी, 56 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्योंकि हमें पता है कि सर हमें डिस्टिलेशन से, पानी से एसीटोन को अलग करना है, ये एसीटोन को पानी से अलग करना है कुछ भी करके। तो हमारे पास एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 56, यानी इससे कम है ना, इसका मतलब ये जल्दी कुछ ना कुछ इस साथ सॉल्यूशन हो सकता है। यानी कि हम इसको 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो 56 तो 100 से कम ही होता है, तो इसका मतलब इसका जो काम है वो पहले स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया, हमने 100 ना देकर 56 दिया, क्योंकि 100 अगर हम इसको देते तो 56 तो पहले आ जाता। तो अभी हमने इसको दिया 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो इसके अंदर एसीटोन के जो कुछ भी इसमें पार्टिकल्स है ना, वो उबलना स्टार्ट हो जाएंगे, और उबलने के बाद उनकी यहाँ पे क्या बनेगी भाई, वेपर बनेगी। उनकी क्या बनेगी, वेपर। यानी कि सर एसीटोन के क्या बनना स्टार्ट हो गए, वेपर बनना स्टार्ट हो गए, और वेपर यहाँ पे बंद है तो ये इधर जाएंगे, रास्ता बंद कर दिया मैंने, तो ये क्या करेंगे, वेपर इधर जाएंगे। अब ये हमने लगा दिया कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है कि कंडेंसर एक ऐसी चीज है जिसके चारों तरफ कोल्ड वाटर होता है, यानी कि इसके जो दो है ना बॉक्स कीजिए, दो बॉक्स कीजिए, इसमें क्या है, कोल्ड
वाटर। अब ये जो भाप है ना यहाँ पे जाएगी ना, तो जैसे ही ये कंडेंसर में एंट्री करेगी तो उसमें साइडों में क्या लग रहे हैं, कोल्ड वाटर है उसके साइड में, तो जो भाप है उसका जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिक और स्पीड से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब वो भाप जो है यहाँ पर आते ही किस में चेंज हो जाएगी, पानी में चेंज हो जाएगी, और यहां आकर वो इसमें गिर जाएगी। इसका मतलब एसीटोन यहां से बाहर निकल चुका और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एसीटोन, और यहां पे सिर्फ क्या रह गया, पानी। एक बूंद भी आपको एसीटोन यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डिस्टिलेशन 56 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर दिया, वो यहाँ पे गया और यहाँ पे कंडेंसर में जैसे उसने प्रवेश किया तो सीधा दोबारा किस में बदल गया, पानी में बदल गया, एसीटोन में बदल गया, अपनी जो उसकी नॉर्मल जो स्टेट थी उसमें चेंज हो गया और यहाँ पे आ गया। तो एसीटोन तो यहाँ आ गया और वाटर यहाँ पर रह गया। सो हमने डिस्टिलेशन से एसीटोन को वाटर से अलग कर दिया। अब आप कहोगे सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, उसी का एग्जाम्पल है ये। पूरी डेफिनेशन यहां पर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्या कह रहा है कि सर क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जेट फ्यूल, ईटीसी, टार, इनको हमें अलग करना है और पूरा सॉल्यूशन एक ही है। तो हम क्या करेंगे, ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग। जैसे हमने भाई क्रूड ऑयल है, इसके पूरे सॉल्यूशन को जिसमें सारी चीजें हैं उनको हमने जैसे इस बीकर में डाल दिया। अब देखिए इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी का अलग अलग है, किसी का ज्यादा किसी का कम। अब हमें इनको क्या करना है, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है उतने पे इसको हीट देनी है। तो वो चीज पहले क्या होगी, ऐसे जाएगी इसमें से कंडेंसर में आएगी और उसका लिक्विड बन जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आए सभी को। अब हम पढ़ेंगे इसका आगे का पॉइंट जो हमारे पास क्या होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहो, स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। सर ये क्या होता है, देखिए हमने अभी तक इस चैप्टर में नहीं पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, लेकिन अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि बहुत सरल है। क्या होता है देखिए इसमें, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मिक्सचर फर्स्ट डिजोल्व इन इज सुटेबल सोलवेंट। सबसे पहले तो सर इम्प्योर मिक्सचर जो है ना, यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि इम्प्योर मिक्सचर जो है उसको एक सोलवेंट में सुटेबल उसको डिजोल्व किया जाएगा। उसके बाद में जो इम्प्योर मिक्सचर है उसमें जो हमारे को कंपोनेंट चाहिए, जो हमारे को जरूरी है, उसे हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे एक कंपोनेंट को। सर हमारे पास इम्प्योर मिक्सचर है लेकिन वो हमारे लिए पूरा इम्प्योर नहीं है, उसमें से हमारे को कुछ ना कुछ चाहिए। अब हम उस अकेले के ऊपर क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन विधि का उपयोग करेंगे। जैसे कि साल्ट फ्रॉम सी वाटर, की सर समुद्र के पानी से हमें नमक चाहिए क्योंकि उस नमक के अंदर रेत भी मिली हुई है। अब सर वो पूरा का पूरा सी वाटर हम लेंगे तो उसके साथ हमें नमक के साथ साथ क्या मिलेगा, रेत ही मिलेगी। तो हमें उस केवल और केवल नमक चाहिए, हमें रेत नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। नॉर्मल हम क्या करते हैं, वेपराइजेशन करते हैं, वो भी सही है। बाकी देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता क्या है, विद डायग्राम हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या हमारे पास है, सॉल्यूशन है। इसमें हमारे पास देखिए साल्ट प्लस सैंड यानी कि सी वाटर, ये हमारे पास सी वाटर है जिसमें साल्ट और सैंड दोनों है। अब देखिए क्या होगा, हमें इसमें करना है क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने क्या किया कि जो सैंड है ना ये क्या करेगी, ये इस गिलास के बॉटम में जमा हो जाएगी और इसके बाहरी सरफेस पर जमा हो जाएगी, यानी कि बाहरी नहीं मतलब इसका जो आउटर सरफेस है ना यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। यहाँ पे आ गई मिट्टी, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे भी आ जाएगी, ज्यादा तो नीचे आएगी। ठीक है, हो गई। अब देखिए सैंड तो नीचे जमा हो गई लेकिन अब इस पूरे पानी के अंदर नमक भी जो है ना वो भी घुला हुआ है। अब सर पूरे नमक जो घुला हुआ है उसको हम कैसे अलग करेंगे, क्योंकि नमक तो पूरे में है भाई, सैंड तो नीचे हो गई लेकिन हमें नमक तो चाहिए। अब पूरा का पूरा सी वाटर है, ठीक है, इसमें पूरे में नमक मिला हुआ है तो सैंड तो अलग हो गई लेकिन अब हमें उस पानी में से नमक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक थ्रेड लेंगे यानी कि एक धागा, हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक धागा डाल दिया। अब देखिए क्या होगा, हमें इसके ऊपर क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन करना है। तो यहां पर ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो नमक है ना वो इस थ्रेड के ऊपर जो है ना ऐसे ऐसे अपना एक लेयर बना लेगा। ठीक है, और इस थ्रेड की सहायता से हमने क्या किया कि इम्प्योर जो हमारा मिक्सचर था उसमें से हमने एक कंपोनेंट के ऊपर क्रिस्टलाइजेशन किया यानी कि नमक के ऊपर, उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो ये हमारा यहाँ पे प्योर हो गया, इसको हम बाहर यहाँ पे आउटपुट इसका निकाल सकते हैं इसको हम।
तो ऐसे हमने साल्ट को सैंड से अलग कर लिया बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कि सर हमारे पास केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, उनको पढ़ेंगे अब हम, यानी कि डिफरेंस पढ़ेंगे उनके बारे में। डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ये जो टॉपिक है आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर में भी मिल जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अभी याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज सर होते क्या है। देखिए फिजिकल चेंज जो होता है, हमने इसके तीन तीन टाइप बना रखे और विद एग्जांपल। ठीक है, देखिए पहला इसका पॉइंट है कि फिजिकल चेंज जो होता है ना वो टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल होता है, यानी कि सर फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है, इसको हम कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है, कभी भी इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर नया प्रोडक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट बनता जरूर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए नो एनर्जी चेंज, कि इसके अंदर देखिए जब नया प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा तो एनर्जी कहां से चेंज होगी, लेकिन इसके अंदर नया प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब एनर्जी भी क्या होगी, या तो भाई इवोल्व होगी या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर होगी, या तो इवोल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, नो एनर्जी चेंज, एनर्जी के अंदर ना तो भाई डिक्रीजमेंट होगा ना इंक्रीज, कुछ भी नहीं होगा, ना डिक्रीज ना इंक्रीज, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए फिजिकल का है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ जब पिघलती है तो उसमें कौन सी एनर्जी चेंज होती है, कुछ नहीं होता ना ही इसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता, क्योंकि जब आइस पिघलेगी तो पानी बनेगी, पानी को दोबारा से हम आइस बना सकते हैं, कोई नई चीज तो नहीं बनी ना। ठीक है, बस उसका स्टेट चेंज हुआ है, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में आ गई, क्योंकि हम उसको लिक्विड को सॉलिड दोबारा बना सकते हैं, तो कौन चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज में देखिए वुड बर्निंग, ये पेपर बर्निंग, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो हम कभी भी जले हुए हिस्से को दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, और वहां पे आपको हीट भी दिखाई देगी, मतलब आपको टेम्परेचर वहां पे बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब आप लकड़ी जलाओगे तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट है ना रिलीज होगी, और उस लकड़ी के जले हुए भाव को आप दोबारा कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसका शायद लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर का हमारे पास जो लास्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है आप सभी को पता है, विदाउट एनी मिक्सिंग, मतलब सर उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं होता, बिल्कुल प्योर होते हैं। ठीक है, वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब उनके हमारे पास कितने इससे होते हैं भाई, टू टाइप्स होते हैं, यानी कि दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब इनका जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है, जो हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 में। सॉरी हमने आपको ये कहा था कि आज इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 4 लास्ट है, लेकिन लास्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड है इनके अलग अलग सब पार्ट्स भी हैं, जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों को आज समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास इनकी जब हम क्लास लेंगे तो आप पास वो जो क्लास है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।